अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाईलाइटेड आर्टिक रेन फोर्थ एंड मोशन का लेक्चर नंबर 2 या 3 है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स एंड मोशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी थ्योरी, उसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम वो स्टडी कर रहे थे। तो 21 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो डिस्कस हो चुके थे, तो अब हमने 22 से स्टार्ट करना है। 22 पॉइंट है, that is no matter whether a particle is moving up or down, the direction of its acceleration under the influence of the earth's gravity is always down। वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी ऊपर जा रही है या बॉडी नीचे आ रही है, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, बॉडी की स्पीड कम हो रही है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही होगी। यानी कि ये इंडिपेंडेंट है कि बॉडी ऊपर जा रही है कहाँ जा रही है, उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी। लेकिन ये जो सिंपल एक्सेलरेशन है ए, ये प्रोड्यूस होता है जब हम जमीन के ऊपर मूव करते हैं, और जो स्मॉल जी है ये वाला एक्सेलरेशन तब आता है जब हम हवा में मूव करते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कभी के वेलोसिटी के पैरेलल होता है, कभी वेलोसिटी के एंटी पैरेलल हो जाएगा, कभी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब स्पीड बढ़ रही होती है तो तब बी और ए की डायरेक्शन सेम हो जाती है, जब स्पीड कम हो रही होती है तो बी और ए की डायरेक्शन वो ऑपोजिट हो जाती है। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तब बी और ए की डायरेक्शन वो 90 डिग्री एंगल आ जाता है, क्योंकि ये टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होती है, दोनों में एंगल 90 डिग्री आ जाता है। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो है इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगी। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, ये पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 23 ये कहता है कि अरिस्टोटल की जो डेट ऑफ बर्थ है जी उस्मान। सर इसकी जो डायरेक्शन है सर, इसी वजह से नेगेटिव साइन, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है थ्रू आउट दी मोशन, हम उसका नेगेटिव साइन इसी वजह से यूज करते हैं। और जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा हम उसका नेगेटिव साइन यूज करेंगे। आज उसकी डायरेक्शन में से डाउनवर्ड ही। वैसे कॉमनली क्या होता है कि जब भी बॉडी ऊपर जाती है तब जी की वैल्यू वो नेगेटिव होती है, ठीक है, लेकिन जब वो नीचे आती है तब जी की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये जो अजम्पशन ये जस्ट ना नेगेटिव या पॉजिटिव, ये जस्ट हमने अजम्पशन यूज की है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हम क्या करते हैं, उसकी मोशन इस तरह होती है, जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तब भी हम माइनस ही लेते हैं, जब बॉडी नीचे आ रही होती है तब भी हम क्या लेते हैं, माइनस ही लेते हैं। तो उसकी रीजन ये है कि क्योंकि कोई ना कोई रेफरेंस होता है ना जिसके रिस्पेक्ट से हमने डायरेक्शन को सारा वो मेजर करना है। तो प्रोजेक्टाइल के केस में हम क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जो आप बॉडी को देते हैं ना उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड होती है। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होती है तो उसके रिस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, हम जो जी की डायरेक्शन होती है वो हम वो लेते हैं। तो जब बॉडी ऊपर जा रही है तब भी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी जी की वैल्यू क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, क्योंकि वी आई की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो जाहिर है कि जी की वैल्यू डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो माइनस जी आ गया। जब बॉडी नीचे आ रही है तब भी जाहिर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वो अपवर्ड ही रहेगा। तो पूरी जर्नी में क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कि जी को नेगेटिव क्यों लेते हैं, तो आप बताएंगे सर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगी और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन वो अपवर्ड होती है क्योंकि इस डायरेक्शन में फेंकी जाती है। तो उसका जो वाई कंपोनेंट वो ये होगा और एक्स कंपोनेंट ये होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है उसको वो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्टैंडर्ड होता है, वो हमारा रेफरेंस होता है। तो इस वजह से जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी, क्योंकि इनिशियल का वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो ऑलवेज अपवर्ड होगा और जी की वैल्यू ऑलवेज डाउनवर्ड होगी। क्लियर है? सर ये प्रोजेक्टाइल के मोशन में जो फर्स्ट केस है उसमें इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड नहीं है सर।
मैं इनिशियल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, वो अपवर्ड है। वो ऑलवेज अपवर्ड और रहेगा। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है उस और आप केस ये में। नहीं, और आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब जब यहाँ पर आ गई तो तब इसका जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये रहता था, अब इसके नीचे कंपोनेंट का जो वर्टिकल है वो डाउनवर्ड हो गया। हमने स्टैंडर्ड एक फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर आप ये सारी वो मोशन के हिसाब से वो लेते रहे ना, फिर तो वो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो रेफरेंस तो आपका भी जी, चेंज थ्रू वर्ड द मोशन चेंज नहीं होना एग्जैक्टली। चाहिए था। इसलिए जो आपने इनिशियल ले लिया ना, वो ही बस आपने रखना, बाकी बाद में जो चेंज हो रहा है उसको आपने नहीं देखना। ठीक है सर। हाँ जी, जाहिर है अब ये तो नहीं है हाफ मोशन के लिए आपका रेफरेंस कुछ और हो और हाफ मोशन के लिए कुछ रेफरेंस और हो, तो इस तरह कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो रेफरेंस आपका एक ही होता है। तो आपने ये देखें कि जो मैंने फर्स्ट टाइम रेफरेंस चूज कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है, उसके रिस्पेक्ट से तो हमेशा जी की वैल्यू डाउनवर्ड रहेगी। ओके ठीक है सर, क्लियर है। अरिस्टोटल के जो है ना डेट ऑफ बर्थ, ये एमसीक्यू में आ सकती है रिटर्न में। तो अरिस्टोटल क्या किया था, उसने सबसे पहले हमें ये बताया था कि जो फ्रीली फॉलिंग पार्टी है वो मैथ, शेप या कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करता। जिस तरह की मर्जी शेप हो, जिस तरह का मर्जी मैथ हो, जिस तरह का मर्जी साइज हो, जब पार्टी सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स वो फॉल करती है, तो परिंदे का पर हो जाए, आप देख परिंदे का पर की कंपोजिशन कुछ और है, उसकी शेप भी कुछ और है, साइज भी कुछ और है। और एक पत्थर है, पत्थर का साइज, कंपोजिशन, शेप डिफरेंट है, लेकिन जब बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉल करती हैं तो दोनों क्या करेंगे, सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे। इसका मतलब है हर पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। हालांकि परिंदे की शेप, कंपोजिशन, साइज डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है, कंपोजिशन डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, लेकिन फिर भी सारे क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी से नीचे फॉल करेंगे। ये सबसे पहले मैं बात बताई गैलीलियो ने, उसने ये मतलब एजर्शन करवाया वो हमें दी, क्योंकि जाहिर है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो उसके पास नहीं था, तो उसने एजर्शन हमें दी, यानी कि उसने एक हमें डायरेक्शन दे दी। वी कैन टेस्ट दिस assertion by dropping a feather and a ball of lead। lead मतलब भारी है, वैक्यूम वैक्यूम के अंदर फॉल करें। जाहिर है कि अगर हम हवा के अंदर करेंगे तो फिर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भी हम खुले फिजा में करेंगे तो जब भी हम खुली फिजा में करेंगे तो जाहिर हवा मौजूद होती है, तो हमें वो एक्यूरेटली रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। तो जाहिर अगर हमने साइंटिफिक रिजल्ट हासिल करनी है तो हमें वैक्यूम लेना पड़ेगा, यानी कि हवा को हम निकाल क्या करेंगे, निकाल देंगे। and we find that they do indeed fall at the same time, same rate। तो 1971 में एक एस्ट्रोनॉट था डेविड स्कॉट, उसने क्या किया था, परिंदे को और हैमर को ऑन द एयरलेस मून, क्योंकि आप जानते हैं मून पे हवा नहीं है, उसने ड्रॉप किया था और दोनों ने क्या किया, सेम टाइम पर नीचे फॉल किया था। ये एचआरके की बुक में लिखा हुआ है, तो उसको आप ऐसा रेफरेंस आप दे सकती हैं जब आप इंटरव्यू में बैठती हो। तो जाहिर है जब आप इस तरह के रेफरेंस देती हैं तो आपका जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो ये क्योंकि ज़ाहिर है ये रेफरेंस आपने तभी देना है जब आपने एचआर के पढ़ी होगी या आपने ऐसी एकेडमी ज्वाइन की होगी जहाँ पर एचआर के, अब ज़ाहिर है कि मैंने आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं, तो अगर आप सारा जो एचआर के चैप्टर आप वो सर्च करें ना, ढूंढे पढ़ें और आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो निकालना शुरू करते हैं। ज़ाहिर है मेन चीज़ यही होती है कि जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके हमने कंसेप्ट देखने होती हैं। तो मैं ये आपको वो गारंटी देता हूँ कि 90% से अबव जो मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं ना, आप भी यही पॉइंट्स बनाएंगे। 10% का वो मार्जिन में रख लेता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो मैं भी कोई तो ऐसा पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो जो आपकी नज़र से गुजर जाए। लेकिन 90% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि 90% आपका जो एचआर के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट छुपे हुए चैप्टर के अंदर, वो मैंने आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में दे दिए हैं। तो अगर कोई एचआर के नहीं पढ़ना चाहता, उसकी वर्डिंग मुश्किल होती है, पढ़ने भी मुश्किल होती है, तो वो सिर्फ ये थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ ले तो इंशाल्लाह उसके जो कंसेप्ट है वो अच्छे हो जाएंगे। तो ज़रा जब आप ये रेफरेंस देंगे, अब आपने एचआर के नहीं पढ़ी, जस्ट आप मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे पर ट्रस्ट करके
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ के आपने ये रेफरेंस दे दिया, तो आपके इंटरव्यू वाला वो उसको तो नहीं पता कि आपने एचआर की पढ़ी या नहीं पढ़ी, क्योंकि सारे जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो वो फिर आपसे इम्प्रेस होगा, उसमें वो यही समझेगा कि इस बंदे ने एचआर की पढ़ी है। तो इस तरह की जो बुक्स होती है ना, तो इंटरव्यू वाले बड़ी जो होते हैं ना हमारे प्रोफेसर, वो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करती हैं कि एक हमारे पास हमें एक ऐसा टीचर मिले जो सर्च करना जानता हो, जो ये नहीं है कि रट्टे मारता हो। कि वो पाकिस्तानी बुक्स में आगे इतना नॉलेज नहीं होता। अगर आपने नॉलेज लेना तो आपको जाहिर है कि आपको फॉरेन बुक्स ही पढ़नी पड़ती है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो फॉरनर की बुक्स वो लाजमी पढ़ा करें। तो जब आप ये रेफरेंस देंगे तो आपकी बात में वजन पैदा होगा। तो एक बंदा जी की बस ये बता रहा है कि जी के और उसमें सारे वो चाहे भारी हों या हल्की हों, वो सेम टाइम पर वो नीचे फॉल कर रही हैं। और एक दूसरा स्टूडेंट वो ये बात करके फिर वो रेफरेंस देता है। ज़ाहिर है कि जो रेफरेंस दे रहा है उसको वो ज़्यादा इंप्रेस होंगे। सवाल एक है, लेकिन जो जवाब है वो मुख्तलिफ है। एक बंदा सिर्फ आंसर दे रहा है, एक बंदा आंसर के साथ अपने रेफरेंस भी दे रहा है। तो आप खुद ही अगर आप जज बन के देखें तो ज़ाहिर है आप किससे इम्प्रेस होंगे? आप उसी बंदे से इम्प्रेस होंगे कि जो रेफरेंस दे रहा है। जैसे कि आप टीचर हैं, आप वो मैट्रिक या एफएससी के बच्चे होते हैं, तो आप डेफिनेशन में एक बच्चा लिखता है और एक डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लिखता है। तो आपका दिल कब खुश होता है जब आप उस बच्चे का जिसने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी दी होती है आप ज़्यादा खुश होती हैं। तो वो अगर कहीं से मिस्टेक कर दे तो आप उसको इग्नोर कर देती हैं। तो ये टेक्निकलिटीज होती हैं जिन पे आपने वर्कआउट करना होता है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। याद रखिए कि इंटरव्यू में सिर्फ सही सवाल का सही जवाब देना काफी नहीं होता, सवाल का प्रॉपर जवाब देना काफी होता है। फिर पॉइंट नंबर 24 है, इन गैलीलियोस टाइम देयर वाज नो वे टू अचीव अ वैक्यूम। ज़ाहिर है कि वैक्यूम आप मशीनों से ही हासिल कर सकते हैं, वैसे तो आप हवा को नहीं निकाल सकते। एंड ही लैक्स द इक्विपमेंट टू मेक प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल, कि वो एक भारी मैच का जो टाइम इंटरवल और एक हल्के मैच का टाइम इंटरवल है वो कैसे मेजर करेगा। कि वो कह रहे हैं कि जो स्टोरी फेमस हुई है जो हम भी अपने बच्चों को बताते हैं, हम ये कहते हैं कि गैलीलियो ने क्या किया था, और ये मैट्रिक की बुक में भी ये लिखा हुआ है, तस्वीर में वो बना हुआ है कि उसने जो पाइसा का जो टावर था उसने क्या किया था, वहां से वो ड्रॉप किया था, तो हल्के मैथ और भारी मैथ दोनों सेम टाइम पर नीचे फॉल कर गए। अब वहां पर लिखा है और आपने चुप करके पढ़ लिया और आपने बच्चों को जाकर रेफरेंस दे दिया, लेकिन आपने थोड़ी सी टेक्निकलिटी आपने यूज नहीं की, कंसेप्ट यूज नहीं किया कि पाइसा के जो टावर है उसकी तो हाइट बहुत ज्यादा है। और आप हम बार बार हम यही बताते हैं कि जी की वैल्यू फॉर लॉन्गर हाइट फॉर लार्जर हाइट के लिए कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि वहां पर ये रेजिस्टेंस आ जाती है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द फेमस स्टोरी अबाउट गैलीलियो ड्रॉपिंग different object from the tower of Pisa and observing them to reach the ground at the same time is probably only a legend। यानी कि इंग्लिश में इसको उर्दू की ट्रांसलेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मशहूर अच्छी सी कहानी है, इसके अलावा इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। तो आप बंदे ने एचआर के पढ़ी नहीं है। और मजे की बात यह है कि आप इंटरव्यू में ये रेफरेंस दे दो तो इंटरव्यू वाला वो आपके काउंटर क्वेश्चन यही करेगा कितना वो पैसा की वो हाइट है, तो वहां पर आप जी की वैल्यू कांस्टेंट कैसे रखेंगे, फिर आपने चुप हो जाना है। तो यही बात है कि जब आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो फिर आप गलती नहीं करते। वो यही बात है एचआर की भी कह रहा है कि फॉर अ टावर ऑफ दैट हाइट एयर रेजिस्टेंस वुड हैव कंसीडरेबल इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स अनलेस दे हैड एग्जैक्टली द सेम साइज एंड शेप। अगर तो साइज सेम है, शेप भी एक जैसी है, फिर तो जाहिर है कि दोनों इस पर जितनी ये रेजिस्टेंस एक्ट करनी है उतनी ये रेजिस्टेंस इस पर भी एक्ट करनी है, क्योंकि दोनों सेम कंपोजिशन के बने हुए हैं, दोनों का साइज सेम है, दोनों की शेप सेम है, तो जाहिर है दोनों सेम टाइम पर ही फॉल करेंगे। लेकिन गैलीलियो ने ये बात नहीं की थी, उसने बोला था डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज के, तो फिर जाहिर है ये वाला केस तो वो उसने स्टडी नहीं किया। तो एचआर की यही कह रही है कि कंसीडरेबल अमाउंट वहां पर ये रेजिस्टेंस मौजूद होती है, तो ये लीनिंग पावर बार है जो पाइसा के जो टावर है ये कहानी गलत है। ये जस्ट हमें कहानी मशहूर कर दी गई है। इन द सेम वे जैसे आप बच्चों को सुनाते हैं कि सेब गिरा
न्यूटन इसको देखा और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। ये भी एक जस्ट कहानी है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस तरह नहीं बना, ठीक है। गैलीलियो reduced the acceleration, making it easier to measure time, उसने acceleration की वैल्यू को reduce कर दिया, making it easier to measure time interval and also reducing the effect of shear resistance। इसने कैसे किया? By rolling a ball down and inclined instead of dropping it। ये एक inclined plane उसने वहां पर उसने क्या किया, उसने इसको रोल करवा दिया, वहां पर उसने टाइम इंटरवल को मेजर किया और फिर उसने ये सारे जो रिजल्ट है वो उसने आपको दिए। क्योंकि ये जो इंक्लाइंड इसके रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगी, उसने कोशिश की होगी कि कम से कम जो रेजिस्टेंस है वो हासिल की जाए, तो फिर उसने इनको ड्रॉप किया। जाहिर है कि जब इसके रेजिस्टेंस है ही नहीं है, मतलब जाहिर है कि बहुत कम रेजिस्टेंस है, तो तब ये क्या करेंगे, सेम टाइम पर नीचे फॉल करेंगे। तो उसने फिर मैथमेटिकली भी बताई, शो दैट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉल कवर डिस्टेंस दैट वर प्रोपोर्शनल टू द ओड इंटीजर, यानी कि ये उसने डिस्टेंस को और टाइम इंटरवल को मेजर किया। ये पहले सेकंड में उसने 1 मिनट ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में 3 मीटर, तीसरे सेकंड में 5 मीटर और चौथे सेकंड में 7 मीटर। द टोटल सर इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन होगी नहीं सर, रेजिस्टेंस? चीज में बात की ना, कम से कम 100% तो हफ्ता नहीं ना कर सकते, तो मतलब उसने जो अच्छा रिजल्ट दिए हैं तो उसमें एरर तो ज़ाहिर मौजूद था, क्योंकि इतनी पुरानी बात है, तो उसके पास तो वो ऑपरेटर्स वगैरह भी नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है कि उसने जो थोड़ा वो उसने पहले यही कोशिश की कि कम से कम रेजिस्टेंस वाली मैं वो इंक्लाइंड प्लेन लूँ और फिर वहां से मैं ड्रॉप करूँ, तो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली यही उसको मिले थे। और ज़ाहिर एक दफा उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाके फिर वो रिजल्ट आते हैं। He thus concluded that the distances increased as the square of the time, which we now hold only in the case of constant acceleration. He also found that the same result were obtained regardless of the mass of the ball, and thus in present day terminology हम उसको क्या नाम देते हैं, फ्री फॉल का। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। हेलिड रासनिक रेंज सेशन हमारा स्टार्ट है, तो सर ये लास्ट पॉइंट काइंडली एक दफा रिपीट कर दें। ये वाला जी जी, ही आल्सो। वही मतलब गैलीलियो की बात कर रहा है ना, कि गैलीलियो फाउंड दैट द सेम रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड रिगार्डलेस ऑफ द मास ऑफ द बाल। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। तो एक ऑफर है कि जो स्टूडेंट इस पीडीएफ के स्क्रीनशॉट लेकर वो हमारे से कांटेक्ट करेगा एचआर के सेशन का पेड वर्जन ज्वाइन करने के लिए, तो उसके डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये फाइल खत्म हो गई है, तो कल से फिर हम इंशाल्लाह ताला फोर्स एंड मोशन के जो एमसीक्यूज हैं हम डिस्कस करेंगे। हमारा भी दो ही चीजें चल रही हैं, एमसीक्यूज और थ्योरी। बाकी जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन है वो हमने सोचा कि उसको बाद में रखिए, पहले हम ना सिर्फ एमसीक्यूज और जो थ्योरी है उसको स्टडी करते हैं। तो कोई आपका सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। नदीम और सैयदा समरा, आपका कुछ सवाल हो? चलिए ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला 7:50 पर ही एमसीक्यूज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड मोशन के। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।